बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रॉकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के ऊपर शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट, जिनको हम अपने LMS के ऊपर जो PPT स्लाइड्स हैं उससे कवर करेंगे। उससे मैं आप लोगों को ये सारा समझाऊंगा। जो हमारा कोर्स कोड है वो है CS435 और कोर्स नेम है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखने में ये कोर्स बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बहुत से स्टूडेंट जो देख के डर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, और कुछ लोगों ने तो इसको सिलेक्ट भी नहीं किया हुआ, इसकी जगह पर दूसरे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये पढ़ने में बहुत ही आसान है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सारी हमारी रिपीट होंगी, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है सारा। कुछ चीज़ें हमने डाटा कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ी हुई है, और कुछ चीज़ें जो हमारी होंगी वो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर उनको पढ़ के आए हैं यहाँ तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से अपना लेक्चर। तो लेक्चर जो होंगे आपके ये वाले, ये मैं आपको वीक वाइज इसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारा मॉड्यूल नंबर 2 से लेके, तो जो हमारा लेक्चर नंबर होगा 18, लेक्चर 2 से लेक्चर नंबर 18 तक, जो हमारा वीक 1 यहाँ जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे जाकर ख़त्म होता है, उसकी कंप्लीट आपको एक वीडियो मिलेगी ये वाली। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम वीक 1 अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन बताया है। तो यहाँ फिर सिर्फ ये बताया हुआ कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग वो LMS से देख लें या फिर उसकी स्लाइड देख लेंगे नज़र। उसमें इतनी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है समझने वाली या समझाने वाली। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है डेफिनेशन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIST, USA की ये एक डिफेंस कंपनी है। उसने जो इसकी डेफिनेशन बनाई है उसके मुताबिक क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ मॉडल फॉर अनएबलिंग यूबिक्वोटस कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कन्फिगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्स। उसके बाद आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है, नेटवर्क्स है, सर्वर्स है, स्टोरेज है, एप्लीकेशंस है, एंड फिर सर्विसेज है। दैट कैन बी रैपिडली प्रोविजन्ड एंड रिलीज्ड विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट और सर्विसेज प्रोवाइडर इंटरेक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो कि हमारे काम को आसान करता है। जो हमारे नेटवर्क के अंदर मिलने वाली एक्सेस होती है, रिसोर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, ये उन सब का एक मजमूआ कह लें आप, उनकी कलेक्शन कह लें, वो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। उसके बाद ये साथ साथ जो मैंने रेड किए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। इसके अलावा बाकी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो भी आप लोगों ने नोट भी करना है अपने पास साथ साथ, और लेक्चर को भी अच्छे से देखना है। अगर आपको किसी किस्म की समझ ना आए तो आप इसको PPT स्लाइड से देख सकते हैं या फिर LMS से भी देख सकते हैं। LMS वाले लेक्चर भी इसके बहुत ही ईजी हैं। तो उसके बाद है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू NIST डेफिनेशन। यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन थी, अब उसके हवाले से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, उसके बाद है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस रिसोर्स पोलिंग है, उसके बाद रैपिड इलास्टिसिटी है, उसके बाद मेजर्ड सर्विसेज है, मेजर्ड सर्विस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इनको देखते हैं बारी बारी कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। आप लोगों ने जो ऊपर लिखा हुआ है सारी डेफिनेशन याद कर लेनी, मैं आपको सिर्फ आसान वर्ड में बताऊंगा कि ये है क्या चीज़। यानी कि जो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज है हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी से सर्वर टाइम और नेटवर्क को हासिल कर सके, और उसके अंदर किसी भी इंसानी जो है इंटरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे लिखा हुआ आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अ कंज्यूमर कैन यूनिलेटरली प्रोविजन्स कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी सच एज सर्वर टाइम एंड नेटवर्क स्टोरेज एज नीडिड। यानी कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उसको वो डायरेक्ट एक्सेस कर सके ऑटोमेटिकली विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन विद ईच सर्वर एज ईच सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, यानी कि किसी भी इंसान के इंटरेक्शन के बगैर एक जो यूज़र है वो अपना सर्वर टाइम और नेटवर्क है
उसको हासिल कर सके, ये हमारे पास कहलाएगा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। उसके बाद रिसोर्स पोलिंग है। रिसोर्स पोलिंग शायद हमने पीछे एक छोड़ दिया स्टेप अपना, नहीं यही है। रिसोर्स पोलिंग आ गया हमारा। रिसोर्स पोलिंग, द प्रोवाइडर कंप्यूटिंग रिसोर्स आर पोल टू सर्व मल्टीपल कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्स पोलिंग है, ये एक समझ लें कि आप हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है या कोई एक ऐसा हमारे पास कोई भी डिवाइस कह लें आप, या कोई हमारे पास समझ लें कि सर्वर है जिसके अंदर हमारा सारा जो डाटा है वो स्टोर किया हुआ है हमने, और वहाँ से जो यूज़र हैं, डिफरेंट यूज़र हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, उसको वहाँ से एक्सेस करते हैं हम लोग। यानी कि जो प्रोवाइडर हैं हमारे, वो यूज़र को वहाँ से डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो उसके कस्टमर है जनरली हैज़ नो कंट्रोल और नॉलेज ओवर द एक्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रोवाइडर रिसोर्स। लेकिन जो हमारे होंगे ना यूज़र, उनको एग्जैक्ट ये मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ से डाटा हासिल कर रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो क्या है। उसके बाद उसके एग्जांपल दी हुई है रिसोर्स इंक्लूडिंग स्टोरेज, प्रोसेसिंग मेमोरी एंड नेटवर्क बैंडविड्थ। उसके बाद है रिसोर्स पोलिंग। फिर ये नेक्स्ट वही स्टेप है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है मेयर्ड सर्विसेज, मेयर्ड सर्विस क्लाउड। इसके अंदर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो ये हमारे पास क्या होता है, यानी कि हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो भी रिसोर्स यूज़ करते हैं हम, उनको मेयर करना। हम आसान लफ्ज़ों में कह लें कि मेयर्ड सर्विसेज ये चीज़ है, यानी कि जो चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ करते हैं उसको मेयर किया जाए। उसके बाद नीचे लिखा हुआ टिपिकली दिस इज़ डन ऑन अ पे पर यूज़ और चार्ज पर यूज़ बेसिस, यानी कि जितना हम लोग यूज़ करेंगे उसके हिसाब से हम पे कर सकते हैं, या फिर हम चार्ज लेंगे जितना यूज़ होगा उसके हिसाब से। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि इसके अंदर स्लाइड के अंदर 2 स्लाइड मिस हो गई हैं मुझसे। एक थी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होती है हमारे पास। जो हमारे पास होती है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, वो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइस से, मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइस जिससे हम शेयर पोल को एक्सेस करते हैं, वो हमारी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होती है। और एक और थी जो मैंने ऊपर पढ़ी है अभी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर, जो है रैपिड वाला, रैपिड इलास्टिसिटी। ये इसका मतलब है कि यूज़र की डिमांड के मुताबिक जितना उसको सर्विसेज चाहिए हो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हमारे पास है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके अंदर हमें उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग की, कि ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट था एक, जिसका नाम था जॉन मैकरेथी। इज एट्रीब्यूट विद डिलीवरिंग द आइडिया दैट कंप्यूटेशन विल बी प्रोविजन्ड एज यूटिलाइज इन फ्यूचर। यानी कि उसने एक अपना आइडिया दिया था कि जो हमारी कंप्यूटेशंस है कंप्यूटिंग के, तो वो हमारे फ्यूचर में यूज़ करना पड़ेगा हमें उनको। तो उसने जो आइडिया ये पेश किया वो उसने पेश किया 1961 में। दिस आइडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1961। उसके बाद हमारे पास है इन 1960s एंड 1970s द मेन फ्रेम। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो गेन पावरफुल कंप्यूटर वेयर लीज्ड आउट बाय द मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद द आइडिया ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग इमर्ज इन 1990s to use processing power of networked PCs for scientific calculation during ideal times। यानी कि सबसे पहले हिस्ट्री में हम देखें 1960 से जो 70 का दौरानिया था, उसके अंदर जो मेन फ्रेम था वो एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर माना जाता था। उसके बाद ग्रिड कंप्यूटिंग का था जो कॉन्सेप्ट, ये 1990 के अंदर ये पेश किया उन्होंने, जिसका जो मेन मकसद था वो सिर्फ यही था कि वो साइंटिफिक जो कैलकुलेशन है उनको सोल्व करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 1990 के अंदर जो एक थी salesforce.com। ये एक कंपनी थी, स्टार्ट ब्रिंगिंग रिमोटली प्रोविजन्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज द एंटरप्राइजेज डॉट अमेजोन वेब सर्विसेज। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AWS स्टैंड फॉर अमेजोन वेब सर्विसेज, जो कि लॉन्च हुई 2002 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कब लॉन्च हुई थी, तो इसकी जो 2002 है। उसके बाद है इन 2006 द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग इमर्ज that enable organization to lease the computing capacity and processing power from cloud provider।
उसके बाद जो है 2006 के अंदर जो फाइनल था क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से, ये एक जो चीज़ थी वो सामने आई। तो उसके बाद इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग कि क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है। क्लस्टर कंप्यूटिंग हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है जिनको नेटवर्क के ज़रिए जोड़ा जाता है। एक ऐसी कलेक्शन जो नेटवर्क के ज़रिए जुड़ी हो और वो सिंगल कंप्यूटर की तरह काम कर रही हो, सिंगल कंप्यूटर की तरह वो बिहेव करे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं अब यहाँ से। अ कंप्यूटर क्लस्टर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स, यानी कि इंटरकनेक्टेड है कंप्यूटर्स का, विच कोऑपरेट टुगेदर, जो कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं मिलजुल के काम करते हैं। टू वर्क एज अ सिंगल रिसोर्स पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स, कंप्यूटिंग रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एज अ सिंगल कंप्यूटर की तरह काम करने के लिए सारे आपस में मिलजुल के काम करते हैं। उसके बाद क्लस्टर बिकेम पॉपुलर इन 1990s when mainframe and transitional super computers were becoming less cost effective for high performing computer। यहाँ से दो MCQs इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि क्लस्टर कब जो पॉपुलर हुआ 1990 में, और दूसरा HPC स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ये साथ साथ मैंने लिखा हुआ है रेड कलर में, आपने ये चीज़ें लाजमी याद करनी है। उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग, ये चलता आ रहा है हमारा, कंटिन्यू है अभी। उसके बाद जो 2010 था उसके अंदर जो हमारे टॉप 500 सुपर कंप्यूटर थे ना, उसके अंदर 85% कंप्यूटर क्लस्टर के तौर पे, यानी कि क्लस्टर कंप्यूटर बनाए गए जो कि हमने बनाए थे, बिल्ड होमोजीनियस नोड के साथ। ठीक है, होमोजीनियस नोड के साथ 85% जो हमारे कंप्यूटर है वो बने थे क्लस्टर के तौर पे। क्लस्टर कंप्यूटिंग हैज़ लीड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे सुपर कंप्यूटर्स कंप्यूटेशनल ग्रिड्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद है इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग के क्लस्टर के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसका स्केलेबिलिटी है, उसके बाद है हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। उसके बाद जो हमारे पास है यूज़ ऑफ कमोडिटी कंप्यूटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें तो जो हमने ऊपर पढ़ा है क्लस्टर कंप्यूटिंग, उसकी उन्होंने हमें एक डायग्राम दिखाई हुई है। डायग्राम के अंदर कोई भी चीज़ ज़्यादा समझने वाली नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोग ये समझ लें कि जो हमारा यहाँ पे मिडल वेयर यूज़ हो रहा है, जिसके ज़रिए ये डिफरेंट जो चीज़ें आपस में कनेक्ट है और वो सारा क्लस्टर के ऊपर उनका डाटा आ रहा है, जा रहा है, जो भी है। तो इसके अंदर जो मिडल वेयर जो है उसके ज़रिए हम क्लस्टर हमें एक सुपर कंप्यूटर की जितनी जो कैपेसिटी है वो फराहम करता है। MCQ आ सकता है आपको कि एक ऐसा कौन सा सोर्स है जिसके ज़रिए क्लस्टर हमें मेन फ्रेम की जितनी जो पावर है वो प्रोवाइड करता है, तो वो है मिडल वेयर। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 के अंदर है ग्रिड कंप्यूटिंग। द ग्रिड इज़ एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर कंप्यूटर टू क्रिएट अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो ग्रिड कंप्यूटिंग है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद मैं आप लोगों को सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूंगा, रीडिंग आप लोगों ने सारी खुद करनी है। उसके बाद है ग्रिड यूज टू सोल्व लार्ज स्केल, यानी कि जो ग्रिड है हमारा ये लार्ज स्केल के ऊपर कंप्यूटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सारा कुछ आपने पढ़ लेना। कंप्यूटर जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो है PCs, वर्क स्टेशन, सर्वर्स, क्लस्टर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल कंप्यूटर, PDAs। उसके बाद है बिल्डिंग वर्चुअल ग्रिड थ्रू CPU। तो इसके अंदर है जो क्रिएटिंग अ ग्रिड बाय यूजिंग, ये हमें इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि हम एक ग्रिड किस तरह से बना सकते हैं, आप लोगों ने देख लेना है। और इसकी जो एग्जांपल है ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। SCT की जो है एट होम विच अप्लाइड ओवर 3 मिलियन कंप्यूटर टू अचीव 23.37 टेराफ्लॉप्स ऑफ सितंबर 2001। यानी कि आपने इसकी एग्जांपल याद रखनी है कि SCT जो होम बेस है उसके अंदर कितने मिलियन कंप्यूटर्स हैं और वो कितना डाटा जो है अचीव कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी फ्लॉप्स है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन द टॉप लेयर कंसिस्टिंग ऑफ यूज़र एप्लीकेशन टू बी रन ऑन ग्रिड। उसके बाद है कलेक्शन सर्विसेज है, ये आपने रीड कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये सारा कुछ उसके बारे में ही है ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर। इसके अंदर जो हमारे सबसे पहला था ना, मैं आपको बता ही देता हूँ, एप्लीकेशन वाला।
एप्लीकेशन लेयर, ये यूज़ होता है फॉर परफॉर्मेंस साइंटिफिक कैलकुलेशन। यानी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपने रीडिंग खुद करनी है इसकी। उसके बाद जो दूसरा कलेक्शन सर्विसेज है जो कि कंप्यूटेशनल रिसोर्स को लिंक प्रोवाइड करती है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, समझ लें आपने कि आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद रिसोर्स सर्विसेज है, रिसोर्स मिलने के बाद उसको मैनेज करना, ये इस चीज़ का काम होता है। और कनेक्टिविटी लेयर्स है जो हमारे पास, वो आपस में लिंक रखती है सर्वर को और नेटवर्क को। और जो ग्रिड फैब्रिक है ये कंसिस्ट करता है ऑफ आल कंप्यूटेशनल रिसोर्स, यानी कि ऊपर हमने जितने पढ़े वो सबको, ये सबको कंसिस्ट करता है, सच एज स्टोरेज सिस्टम, कैटलेस, नेटवर्क रिसोर्स, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमने पीछे देखा था क्लस्टर की डायग्राम में दी थी, इसी तरह ये उसकी डायग्राम गिवन है ग्रिड की। इसके अंदर सबसे पहले एप्लीकेशन है, उसके बाद फिर कलेक्शन सर्विसेज है, रिसोर्स सर्विसेज, कनेक्टिविटी सर्विसेज और ग्रिड फैब्रिक। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं ये नाम सारे। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास, ये आप लोग अब खुद देखेंगे। ऊपर मैंने आपको बता दिया क्लस्टर क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है और हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। इसमें सिर्फ डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर, ग्रिड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सिर्फ रीडिंग करनी है आप लोगों ने इसकी, और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है समझाने वाली। ठीक है, ये आप लोगों ने रीड करना है लेक्चर नंबर 6 पूरा। उसके बाद लेक्चर नंबर 7 है क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स, सर्विस मॉडल्स, यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है हमारे, क्लाउड कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस मॉडल्स अकॉर्डिंग टू NIST डेफिनेशन, इसकी जो 3 जो सर्विसेज हैं, 3 मॉडल कह लें यहाँ फिर आप। तो सबसे पहला है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SaaS। आपने ये भी याद रखना है कि SaaS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, उसके बाद ये इनके आगे डेफिनेशंस है, आप लोगों ने वो याद करनी है, इनको अच्छे से रीड करना है एक दफ़ा कि ये क्या चीज़ है। A software as a service, the capability provided to the consumer is to use the provider application running on a cloud infrastructure। यानी कि ये हमें उन्होंने बताया हुआ कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है जो, वो क्या चीज़ है। इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, इसको जस्ट आप लोगों ने रीड करना है ये तीनों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है, इसकी जो चार यानी कि मॉडल है ये वाले NIST डेफिनेशन के मुताबिक। सबसे पहले प्राइवेट क्लाउड, फिर कम्युनिटी क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। अब इनको 1 बाय 1 देखना है। सबसे पहले प्राइवेट क्लाउड, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोविजन्ड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग मल्टीपल कंज्यूमर, यानी कि ये एक जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके यूज़ के लिए होती है प्राइवेट क्लाउड, है ना। इसके अंदर मल्टीपल हमारे जो कंज्यूमर होंगे। उसके बाद है इट मे बी मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अ थर्ड पार्टी और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम, यानी कि इसको मैनेज करना हो, हैंडल करना हो, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद भी इसको कर सकती है और थर्ड पार्टी के थ्रू भी इसको करवा सकती है। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिटी क्लाउड, ये एक ऐसा क्लाउड है कि जिसके अंदर एक कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन डेट हैव शेयर्ड कंसर्न, यानी कि एक कम्युनिटी होती है कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, जो वो डाटा अपना वो शेयर करने के हवाले से वापस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद पब्लिक क्लाउड है, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रोविजन्ड फॉर ओपन यूज़ बाय द जनरल पब्लिक, ये जो जनरल पब्लिक है, जनरल आम लोग हैं, उनके यूज़ के लिए बनाया जाता है इसको। उसके बाद हाइब्रिड है, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट, कम्युनिटी और पब्लिक, यानी कि जो ऊपर हमने 3 पढ़े हैं उसी में से ये किसी 2 का मजमूआ होता है या कलेक्शन ऑफ 2 फ्रॉम अबव ऑफ दिस। ठीक है, यानी जो हमारे पास पब्लिक था, प्राइवेट था, कम्युनिटी था। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 है, ये तो समझाने वाली चीज़ नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जिन लोगों ने पहले कंप्यूटर पढ़ी हुई है, ICS की है या फिर CS101 पढ़ी है, 201 सारा कुछ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके ये जो मेन फ्रेम है ये सिंपल चीज़ होगी, उन्हें सारा कुछ पता होगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद है जो
ये पहले हमने देखा हुआ है कि 1960 से 70 तक जो मेन फ्रेम था उसका क्या सीन था, ये सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, ये सारा मेन फ्रेम के बारे में आप लोगों ने खुद पढ़ लेना एक दफ़ा। उसके बाद हम चलते हैं सर्वर के ऊपर। सर्वर हमारे पास क्या है, ठीक है। तो सर्वर हमारे पास जो है, सर्वर इज़ अ कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर एंड और डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। यानी कि सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके साथ डिफरेंट और डिवाइसेज हैं जो कनेक्ट होती हैं। सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ सर्वर इंक्लूड द कंट्रोल एक्सेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड स्टोरेज। उसके बाद सर्वर कैन सपोर्ट 100 and 1000 ऑफ साइमल्टेनियस यूज़र। सर्वर की आपको मैं एग्जांपल देता हूँ सर्वर क्या चीज़ होती है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका वहाँ पे एक सेंटर में एक डाटा है जिसके अंदर सारा स्टोर होता है, एक सिस्टम पड़ा हुआ है जो हमारा सर्वर कहलाता है। उसके साथ बाकी जितने भी यूज़र हैं, जितने सिस्टम है, सारे अटैच हैं। हम जो भी उसके ऊपर काम करते हैं अपने अपने सिस्टम के ऊपर, वो सारा कुछ सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। बाद में हम वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को रिस्टोर करवा सकते हैं, सारा कुछ सर्वर के ज़रिए हम कर सकते हैं। और वो जो सर्वर होता है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद सर्वर आर अवेलेबल इन अ वैराइटीज़ ऑफ साइज़ एंड टाइप। सबसे पहले हमारे पास है वेब सर्वर जो कि स्टोर करता है वेबसाइट एंड वेब ऐप, इसी तरह मोबाइल ऐप होगी। उसके बाद डोमेन नेम सर्वर, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके लिए, जो स्टोर करता है डोमेन नेम एंड कोरिस्पोंडिंग उसके जो IP एड्रेसेस होते हैं उनको। उसके बाद डेटाबेस सर्वर है जो होस्ट डेटाबेस एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू डाटा एंड प्रोवाइड डाटा मैनिपुलेशन फंक्शनैलिटी। उसके बाद डेस्कटॉप है हमारे पास। ये भी आपको पता होगा डेस्कटॉप क्या होता है, कि एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि डिज़ाइन किया जाता है, जो कि एक यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि एक ही जगह पर पड़ा होता है। डेस्कटॉप इज़ अ कंप्यूटर विच इज़ डिज़ाइन टू रिमेन इन अ स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि जो एक साकन हालत में पड़ा होता है। इट इज़ यूज़ अ पर्सनल कंप्यूटर, ये एक पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे भी काम करता है। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट स्टोरेज बाय इटसेल्फ। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास, डाटा कम्युनिकेशन। अब ये तो आप लोगों के लिए आसान चीज़ होगी, लेकिन उनके लिए जिन्होंने CS601 पढ़ा होगा, डाटा कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा ओवर सम ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू डिवाइसेस। यानी कि डाटा कम्युनिकेशन आम जुबान में आपको समझाऊं तो दो डिवाइस में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, एक सेंड करता है और दूसरा उससे रिसीव करता है। यानी कि दो डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेट करना, डाटा भेजना, डाटा को रिसीव करना, ये हमारे पास कहलाता है डाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद है फॉलोइंग फैक्टर्स आर एसेंशियल्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन। यानी कि ये फैक्टर हैं जो डाटा कम्युनिकेशन में फॉलो करने ही चाहिए। सबसे पहला है हमारे पास डाटा मस्ट बी डिलीवर टू करेक्ट डेस्टिनेशन। यानी कि जो डाटा है हमारा वो सही एड्रेस के ऊपर डिलीवर होना चाहिए। यानी कि हमने जिस उसको लोकेशन पे उसको भेजा है उधर ही उसको डिलीवर होना चाहिए। उसके बाद डाटा मस्ट नॉट बी अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यानी कि जो डाटा है वो ट्रांसमिशन के दौरान तब्दील नहीं करना चाहिए। उसके बाद देयर मस्ट बी टाइमली डिलीवरी ऑफ द डाटा। यानी कि जो डाटा है उसकी टाइम के ऊपर डिलीवरी होनी चाहिए। यानी कि हमने भेजा है डिवाइस A से डिवाइस B तक, हम कहते हैं कि ये 5 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगा, तो 5 सेकंड में इसको वहाँ पहुँच जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम ना लगे इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है देयर मस्ट नॉट बी अनइवन डिले अमोंग द पैकेट अराइवल टाइम ड्यूरिंग ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन। वो कह रहे हैं कि अगर हम ऑडियो या वीडियो को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना डिवाइस A से डिवाइस B में, तो उसको भी जो टाइम रिक्वायर्ड है उतना ही टाइम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा उसको उसके अंदर डिले नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी है कि इसके कंपोनेंट कितने हैं, तो वो 3 होंगे, और अगर शॉर्ट हो तो फिर आपने साथ नाम भी लिखने हैं, मैसेज, सेंडर और रिसीवर। अब मैसेज है, मैसेज के अंदर क्या है, द डाटा टू बी सेंड। यानी कि एक डाटा है जो हम सेंड कर रहे हैं वो उसको हम मैसेज कहते हैं। वो हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, ऑडियो एंड वीडियो।
उसके बाद सेंडर है जो डाटा सेंड कर रहा है, और हमारे पास जो रिसीवर है जो डाटा रिसीव करेगा। उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम अब हमारे पास क्या है, द फिजिकल पाथ थ्रू विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि एक ऐसा फिजिकल पाथ जिसके अंदर मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है, वो आपस में ट्रैवल कर रहे हैं ना, सेंडर से रिसीवर तक जो है, वो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम कहलाएगा। उसके बाद है प्रोटोकॉल, द सेट ऑफ एग्रीड अपॉन कम्युनिकेशन रूल्स, यानी कि प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज़ है कि जो दो डिवाइसेस हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, ये रिसीवर हो गया और ये सेंडर, इनके दरमियान जो भी रूल है इनके कि मैं अगर आपको डाटा भेजूं वो आपको इतने टाइम में मिल जाना चाहिए, तो अगर वो वापस भेजे आपको तो आपको इतने टाइम में रिसीव होना चाहिए। जो भी इनके रूल्स होंगे वो जो दोनों डिवाइसेस है सेंडर रिसीवर उसको दोनों एग्री करते हैं, वो हमारे पास प्रोटोकॉल कहलाता है। तो टू डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेट विद आउट ऑफ प्रोटोकॉल, यानी कि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती है प्रोटोकॉल के बगैर, लेकिन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती प्रोटोकॉल के बगैर। ठीक है। उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन है कि डाटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट। ये सारा कुछ इजी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सारा कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है। सब्जेक्ट ये बहुत ही मज़े का है, बहुत ही सब्जेक्ट है। जब आप लोग इसका 1-2 वीक पढ़ लोगे फिर आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट कितना ईजी है। सबसे पहले टेक्स्ट है रिप्रेजेंट बाय बिट पैटर्न कॉल्ड कोड। अब ये एमसीक्यू जा सकता है कि बिट पैटर्न क्या कहलाता है, वो कोड कहलाता है। उसके बाद है यूनिकोड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की जिसे हम कहते हैं। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद नंबर है डायरेक्टली कन्वर्टेड बाइनरी ऑफ द नंबर्स, यानी जो भी हमारे पास नंबर हो, आपको पता है कंप्यूटर कौन सी ज़बान समझता है 0-1 की, जो हमारे पास होता है बाइनरी नंबर। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास नंबर 8 है, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह जैसे हम इसको करते हैं। इसको 2 के साथ डिवाइड करते रहेंगे जब तक जवाब नहीं सही आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को तरीका पता होगा। इधर 4 आ जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास 0 बच जाएगा। ऐसे फिर जो बचेगा 0-0, लास्ट पे हम यहाँ से ऐसे शुरू करके ऊपर तक जो हमारा जवाब आएगा वो इसकी बाइनरी फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि आस्की इज़ नॉट यूज टू रिप्रेजेंट नंबर, यानी कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आस्की को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इमेजेस हैं सेंट एज बाइनरी पैटर्न, इमेजेस रिप्रेजेंट बाय अ मैट्रिक्स और पिक्सल, यानी कि इमेज जो है मैट्रिक्स और पिक्सल के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्सल इज़ अ स्मॉल डॉट, एक जो छोटा डॉट होता है वो पिक्सल कहलाता है। ईच पिक्सल इज़ असाइंड अ बिट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कि जो कलर के ऊपर बेस करते हैं जो बिट पैटर्न होते हैं ना ये वाले पिक्सल के। उसके बाद ऑडियो है अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट नंबर्स एंड इमेजेस, यानी कि डाटा की जो एक कंटिन्यूस स्ट्रीम होती है। अब देखें आप लोगों ने ऑडियो अगर देखी हो तो उसमें हमारे पास लाइनें बनी होती है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा रही है, कभी सीधी हो रही, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे आ रही है। तो ये जो है ना ये स्ट्रीम कहलाती है, यानी कि ये कंटिन्यूस स्ट्रीम है डाटा की, तो ये हमारे पास ऑडियो कहलाएगा। उसके बाद जो वीडियो है कैन बी कंटिन्यूस स्ट्रीम और सीक्वेंस ऑफ इमेज, यानी कि ये भी एक कंटिन्यूस स्ट्रीम भी हो सकती है और कम्बिनेशन हो सकता है किसका, इमेज का। उसके बाद है इमेजेस, ये वही वाला ऊपर वाला हमने अभी देखा जो। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 10 डाटा फ्लो। इसके अंदर हम देखेंगे डाटा फ्लो किस तरह से करता है। तो इसकी तो 3 टाइप है डाटा फ्लो की। सबसे पहला है सिंपलेक्स, उसके बाद है फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। सिंपलेक्स अब क्या है, यूनिट डायरेक्शन, इसको हम यूनिट डायरेक्शन भी कहते हैं। कम्युनिकेशन इन विच आइदर वन ऑफ द सेंडर और रिसीवर डिवाइस कैन ट्रांसमिट, यानी कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा डाटा का फ्लो कह लें जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एक ही डिवाइस जो दूसरी डिवाइस को एक वक्त में डाटा भेज सकती है, यानी कि एक तरफा कह लें आप, एक ही सिमत में। इसके एग्जांपल में कीबोर्ड और मॉनिटर आएंगे। उसके बाद ये एग्जांपल होगी इसके कीबोर्ड मॉनिटर। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपलेक्स। सिंपलेक्स जो होता है हमारा, उसके बाद सिंपलेक्स हमने देख लिया। अब हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स। इसके अंदर अब क्या होगा, बोथ डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट बट वन एट अ टाइम, यानी कि जो दोनों डिवाइसेस हैं हमारी वो आपस में एक दूसरे को वो भेज सकते हैं डाटा,
भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा भेजेगा। यानी कि एक डिवाइस ये थी ये वाली, और ये डिवाइस भी थी, इसने डाटा भेज दिया इसको, ये इधर आ गया। ये वाला उसको वापस भेज सकता है, लेकिन वो तब वापस भेजेगा जब ये वाला इसको रिसीव हो जाए, उसके बाद ये उसको वापस भेज देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हाफ डुप्लेक्स मोड। इसकी जो एग्जांपल दी हुई है वो है वॉकी टॉकीज़। ठीक है, वो जो वायरलेस मोबाइल जिस तरह का पुलिस वालों के पास होता है, जिससे वो बोलते हैं तो दूसरा बंदा वो सारा डाटा उनका सुनने के बाद आगे से वो कोई जवाब दे सकता है। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स भी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं फुल डुप्लेक्स। इसके अंदर क्या है कि बहुत डिवाइस जो हमारी डिवाइस ए और डिवाइस बी है ना, ये यानी कि एट अ टाइम समझ लें कि ये इस तरह से डाटा उधर जा भी रहा है और आ भी रहा है एट द सेम टाइम। सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है सेम टाइम के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो मोबाइल फ़ोन कह लें आप, इधर शायद दी हो। हाँ जी, ये देखिए एग्जांपल टेलीफोन कन्वर्सेशन इज़ फुल डुप्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग वाज कंसीव्ड इन 1960s सोन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की इन्वेंशन के बाद ही 1960 के अंदर जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया था। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टिंग टुगेदर थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया। यानी कि जो नेटवर्क है ये कलेक्शन है डिफरेंट कंप्यूटर का, डिफरेंट डिवाइसेस का, जो कि आपस में ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए कनेक्टेड है। उसके बाद है डिवाइस, होस्ट, लार्ज कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सेलुलर फ़ोन और सिक्योरिटी सिस्टम। ये सारी डिवाइसेस है जो नेटवर्किंग के अंदर आती हैं। उसके बाद कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है, एमसीक्यूज भी है। ये 3 इसके नाम है, राउटर है, स्विच है और मॉडेम है। अब सबसे पहले देखना है कि राउटर क्या होता है। राउटर हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जो कि 2 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। अ डिवाइस विच कनेक्टेड द नेटवर्क विद अदर नेटवर्क इज कॉल्ड राउटर। और जो स्विच है हमारे पास एक ऐसी डिवाइस जो कनेक्ट करती है डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ। यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वो उसके अंदर जो 2 डिवाइसेस कह लें या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस कह लें, वो आपस में कनेक्ट होती है, तो वो स्विच के जरिए कनेक्ट होती हैं। उसके बाद मॉडेम है, तो आ डिवाइस विच चेंज द फॉर्म ऑफ डाटा। यानी कि डाटा की फॉर्म को जो चेंज करता है वो हमारे पास मॉडेम कहलाता है। उसके बाद नेटवर्क क्राइटेरिया है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी थ्रूपुट है, ये आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी आप रीड कर लें एक दफ़ा, ये उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, आपने रीड कर लेना है। सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 12 के ऊपर, फिजिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर है नेटवर्क कनेक्शंस। कम्युनिकेशन कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ द डिवाइसेस आर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन पाथ और लिंक और कनेक्शन। अब उसके बाद हमारे पास है कि लिंक क्या है। अ लिंक कैन बी डेडिकेटेड लिंक पॉइंट टू पॉइंट और शेयर अमॉन्ग डिवाइसेस मल्टी पॉइंट। इनको आपने रीड कर लेना है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं सारा कुछ बेसिक पिछला ही है, अभी हम कोई भी नए टॉपिक पे नहीं पहुंचे। ठीक है, उसके बाद फिज़िकल टोपोलॉजीज़, तो टोपोलॉजीज़ आ गई जिसके अंदर हमारे पास होगी मैश टोपोलॉजी होगी, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। ये साथ मैंने गूगल से लेके इनकी तस्वीरें ऐड की हैं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैश टोपोलॉजी हमारे पास क्या, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। यानी कि हर एक डिवाइस का बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके साथ जो लिंक है वो कनेक्ट होगा। अब देखें ये नोड 1 है, इससे ये एक आ रहा है नोड 2 की तरफ, ये नोड 3 पे भी जा रहा है और नोड 4 पे भी जा रहा है। यानी कि नोड 1 है, ये एक हमारी डिवाइस है, ये बाकी तीनों डिवाइसेस के साथ अलग अलग जो है लिंक के ज़रिए ये कनेक्टेड है। उसके बाद इसका जो एडवांटेजेस है वो है रोबस्टनेस ऑफ नेटवर्क फ्रॉम फेलियर ऑफ एनी लिंक, और जो इसका डिसएडवांटेज है द बल्क ऑफ केबलिंग इन्वॉल्व। यानी कि जब हम हर एक डिवाइस को 3 उससे वायर आ रही हैं, देखिए एक इधर आ रही है, एक इधर और एक नीचे, और दूसरी की पीछे तरह होंगी, एक इधर और दूसरी इधर और एक ये ऊपर वाली, जो इस तरह जो केबलिंग है वो हमें वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा। उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस। एक सेंट्रल डिवाइस है जिसको हम हब कहते हैं। ठीक है, इसके साथ जो सारी डिवाइसेज है हमारी डिवाइस 1,
2 3 4 5 ये सारे उसके साथ कनेक्टेड है सेंट्रल डिवाइस के साथ। इसका जो एडवांटेज है वो है रिक्वायर्स ओनली वन इनपुट आउटपुट पोर्ट इन ईच डिवाइस एज कम्पेयर टू मैश। और जो डिसएडवांटेज है, इफ़ द सेंट्रल डिवाइस फेल द होल नेटवर्क फेल्स। फ़र्ज़ करें कि अब ये हमारा नेटवर्क था, हमारी हब के साथ ऊपर सारा डाटा पड़ा हुआ था। अब जब हमारे पास यही ख़राब हो जाएगी तो हमारा जो सारे का सारा डाटा था, वो नेटवर्क था, वो सारा समझ लें कि फ़ेल हो गया। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी इन विच वन लॉन्ग केबल इज़ यूज्ड और नेटवर्क। ये एक हमारे पास लॉन्ग केबल है जिसके साथ हमने अपने सारे नेट जो सिस्टम है डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट की हुई है, डिवाइस 1 2 3 और 4 5। इसका एडवांटेजेस है एस ऑफ इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड लेस केबलिंग देन मैश एंड स्टार। यानी कि इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो भी ईजी होगी और इसके अंदर जो वायर्स है वो भी कम होगी, केबलिंग कम होगी। और डिसएडवांटेजेस है डिफ़िकल्ट टू एक्सटेंड सिंगल ड्रॉप अलोंग द लेंथ ऑफ केबल रिजल्ट इन लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस, ब्रेकिंग ऑफ बैकबोन केबल आइसोलेट्स द नेटवर्क सेगमेंट एंड इंट्रोड्यूस नॉइस। यानी कि हमने अगर इसके साथ नए और ऐड करने हो तो फिर इसका जो काम है यानी कि वो एक्सटेंड करना हो, इसको सिग्नल ड्रॉप करने हो, लेंथ को बढ़ाना हो, तो ये सारे इसके जो डिसएडवांटेजेस में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ आ रिंग। ये देखें सारी एक के बाद दूसरी के साथ कनेक्टेड है। डिवाइस 1 2 से, 2 वाली 3 से, 3 वाली 4 से, 4 वाली 5 से, 5 वाली 6 से। इसके अंदर जो एडवांटेजेस है वो इजी टू एक्सपेंड एंड आल्टर द नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस है फेलियर ऑफ अ सिंगल device can disable the entire network. Transmit device need to retain the token signal to perform transmission which show down the data rate. तो ये हमने देखी टोपोलॉजीज़, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर सेकेंड में भी पढ़ी हुई है आप लोगों ने कंप्यूटर में। उसके बाद हमारे पास आ गया नेटवर्क टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क एंड हैज़ अ स्कोप ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग और अ कैंपस। A LAN can even extend throughout a company। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क हम इसे कहते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक ऑफिस के अंदर आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इसकी भी मैंने गूगल से तस्वीर लेके साथ लगाई हुई है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाए। ये सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, लैन केबल लगी हुई है, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्विच, इसके बाद जो हमारा ये प्रिंटर है, उसके बाद हमारा राउटर है, ये सारा कुछ आपस में कनेक्ट है। ये किसी एक कंपनी के अंदर पड़ा हो सकता है, किसी एक ऑफिस में, किसी एक बिल्डिंग में। ईच होस्ट इन लैन हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर और एड्रेस। यानी कि जितने भी होस्ट होंगे सबका एक अपना यूनिक और आइडेंटिफायर एड्रेस होगा। उसके बाद द कम्युनिकेशन पैकेट्स बिटवीन एनी टू होस्ट इन अ लैन कंटेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट एड्रेस। यानी कि जो डिवाइसेस हैं दो इसके अंदर आपस में कम्युनिकेट कर रही है, वो उनको पता होगा कि होस्ट का यानी कि सोर्स डेस्टिनेशन यानी कि उसका जो सोर्स होगा, यानी कि जहाँ से वो डाटा भेज रहा है और जहाँ पे डाटा आ रहा है, उन दोनों को आपस में एक दूसरे का आईपी एड्रेस मालूम होगा, फिर ही वो एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मीडिया टाइप है, की फीचर मीडिया टाइप है वायर्ड और वायरलेस। ये वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। उसके बाद ट्विस्टेड पेयर, केबल और फाइबर, ये तीनों में हो सकती है। उसके बाद रेडियो और इंफ्रारेड उसके अंदर हो सकती है। उसके बाद इसकी टोपोलॉजीज कौन कौन सी इसके अंदर आती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, लिंक टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। हमने बाकी चारों ऊपर देखी है, ट्री टोपोलॉजी नहीं पढ़ी ऊपर। तो ट्री टोपोलॉजी एक ऐसी है जिसके अंदर ये देखें कि ऐसे हमारे एक पास होगी डिवाइस, ए वायर होगी, उसके साथ ऐसे हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होगी और एक ट्री की शक्ल बनी होगी। ठीक है, इस तरह उसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगी। उसके बाद है बिट रेट इसका जो फ्रॉम 1 मेगाबिट पर सेकेंड टू 1 गीगाबिट पर सेकेंड। उसके बाद है लैन के अंदर इथरनेट, CSMA CD। CSMA CD स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और जो CD है ये है कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस विद मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, रीड ट्रांसमिशन आफ्टर कोलिजन डिटेक्शन। उसके बाद है CSMA विद कोलिजन अवॉइडेंस, रिजर्व द मीडिया बिफोर ट्रांसमिशन। उसके बाद इसकी जो रेंज बताई हुई है लेस देन 100 मीटर और स्पीड 2 मेगाबिट पर सेकेंड है। उसके बाद है टिपिकली लैन टोकनिंग है। इसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि टोकनिंग है जो वो क्या होती है,
A token travels around the ring. It must be retained by the sender computer to send a single packet 4600 megabits per second. उसके बाद है FTDI ATM. अब FTDI स्टैंड फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस और ATM स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड. जो टोकनिंग विद फाइबर ऑप्टिक्स केबल 100 मेगाबिट्स पर सेकंड. FTD के अंदर इसकी स्पीड 100 मेगाबिट पर सेकंड होगी. और जो हमारा होगा ATM स्टार ब्लेस्ड यू स्विच मल्टीपल डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली. इतनी डिवाइसेस हो सकती है. इसकी जो स्पीड है वो 600 प्लस मेगाबिट पर सेकंड होगी. उसके बाद इसके अंदर यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट आ जाते हैं. अब यूनिकास्ट क्या है कि जिस डिवाइस को सेंड करना है उसी को वो सेंड हो. उसके बाद ब्रॉडकास्ट है. ब्रॉडकास्ट एक डिवाइस सबको डाटा सेंड करे, यानी कि डिवाइस ए है वो डिवाइस B, C, D सबको डाटा सेंड कर दी है. और जो मल्टीकास्ट है इसके अंदर है कि ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डाटा भेजना, ये मल्टीकास्ट में आ जाएगा. उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसे हम बोलते हैं. ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कंट्री, सिटीज़ और स्टेट को आपस में मिलाता है. अब ये देखें डायग्राम मैंने गूगल से ली है, जिसके अंदर ये लंदन लिखा हुआ है, अमेरिका लिखा हुआ है, ये इंडिया लिखा है. ये तीनों कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा है. ये हमारा वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क. उसके बाद ये दूसरी भी इसी तरह है. ये डिफरेंट लैन है, वो आपस में कनेक्ट है किसके ज़रिए, वैन के ज़रिए. तो ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना. उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क है, इसकी जो टाइप्स हैं ये P2P वैन है और स्विचिड वैन है. ठीक है. अब देखते हैं कि P2P वैन जो हमारे पास है ये क्या होता है. P2P वैन के अंदर जो दो डिवाइसेज हैं वो आपस में कनेक्टेड होती है. वो वायर्ड भी हो सकती हैं और वायरलेस भी हो सकती हैं. और जो स्विचिड वैन है वो है एक ऐसा नेटवर्क है हमारे पास जिसके अंदर दो से ज़्यादा एंड होते हैं. ठीक है. आ नेटवर्क विद मोर देन 2 वैंड्स, ये स्विच होगा. उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया बिगर दैन लैन, यानी लैन से बड़ा, और स्मॉलर दैन वैन, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क मैन कहलाता है जो लैंड से छोटा हो और वैन से लैंड से थोड़ा बड़ा हो और जो वैन है उससे छोटा हो. उसके बाद इसका डायामीटर है 50 to 50 किलोमीटर, 5 to 50 किलोमीटर. उसके बाद सेवरल बिल्डिंग भी हो सकती हैं और एक होल सिटी भी हो सकती है इसके अंदर. बाकी सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ लेना है, ईजी है सारा कुछ. उसके बाद लेक्चर नंबर 14 है स्विचिंग क्या है. अ वैन इज़ अ स्विच्ड नेटवर्क इन विच अ स्विच कनेक्ट टू लिंक टुगेदर टू फॉरवर्ड डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर. यानी कि एक वैन जो एक स्विच है, स्विचिड नेटवर्क होता है जिसके अंदर हमारा जो स्विच है वो आपस में लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे में सेंड करने के लिए. उसके बाद है 2 कॉमन टाइप्स ऑफ स्विच्ड नेटवर्क. पहली सर्किट स्विच और है दूसरी पैकेट स्विच नेटवर्क. अब सर्किट स्विच जो होता है अ डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन सर्किट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 डिवाइसेस, 2 डिवाइसेस के दरमियान ही होता है. उसके बाद जो है a switch activities or deactivities the circuit for each communication session. The switch does not store the data, only forward the receiver. यानी कि जो स्विच होता है ये हमारा अपने अंदर डाटा को स्टोर नहीं करता, ये बस डाटा को लेके अगले डिवाइस में उसको जो है रिसीवर को भेज देता है, फॉरवर्ड कर देता है उसको. ठीक है. उसके बाद है यूज एक्सटेंसिवली बाय टेलीफोन कंपनीज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन. यानी कि जो टेलीफोन डिवाइसेस है कंपनीज है वो इस सर्किट स्विच नेटवर्क के तौर पे काम करती हैं. उसके बाद हमारे पास है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है इसके जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं. पैकेट स्विच नेटवर्क. इट इज़ अ वैन स्विच मेथड इन विच डाटा कंसिस्ट ऑफ पैकेट विच कैन बी स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड बाय द स्विच डिवाइस सच एज राउटर. यानी कि पहले उसको रिसीव करता है, फिर उसको ये स्टोर करता है, उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर देता है. बाकी नेक्स्ट आप लोगों ने देख लेना है. लेक्चर नंबर 15 है इंटरनेट. अब आप लोगों ने देखना है कि इंटरनेट क्या चीज़ है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. यानी कि इंटरनेट जो हमारे हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं ना नेटवर्क आपस में कनेक्ट, वो हमारा इंटरनेट कहलाता है. उसके बाद इंटरनेट हैज़ इट्स रूट्स इन द नेटवर्किंग प्रोजेक्ट स्टार्ट बाय पेंटागॉन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA. ARPA स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड एजेंसी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द मिड ऑफ 1960s. ये 1960 में बनी थी एक कंपनी की, ये डिपार्टमेंट था एक डिफेंस का ना.
अमेरिका की एक एजेंसी है, यूएस की। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ARPA वेयर टू डेवलप आर नेटवर्क टू अलाउ द शेयरिंग मिलिट्री एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बिटवीन साइंटिस्ट एट डिफरेंट फिजिकल लोकेशन। यानी कि उन्होंने ये इंटरनेट को इसलिए बनाया था ताकि वो डिफरेंट जगह पर जो है साइंटिस्ट हैं उनके, जहाँ पे यहाँ पर उनकी जो मिलिट्री थी, उनको वो आपस में डाटा को शेयर कर सके, नेटवर्क को शेयर कर सके आपस में एक दूसरे के साथ। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, टू दे द ARPA नेटवर्क इज़ नाउन एज इंटरनेट। जो आज का इंटरनेट है या फिर आज का ARPA है, ARP है, ये इंटरनेट कहलाता है। उसके बाद एक्सेसिंग ऑफ इंटरनेट है कि हम यहाँ इसको किस किस जगह से एक्सेस कर सकते हैं, ये आप लोगों ने रीड करनी है। डायल अप सर्विसेज, DSL, केबल टीवी, फाइबर, वायरलेस, डायरेक्ट, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद है इंटरनेट टुडे, हम इंटरनेट कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद यानी कि किस किस जगह पे इंटरनेट काम कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, और ईमेल हो गया, और वॉइस ओवर IP, और फाइल ट्रांसफ़र, अपलोड एंड डाउनलोड। उसके बाद लेक्चर नंबर 16 है TCP/IP प्रोटोकॉल। इसके अंदर हम देखेंगे कि TCP/IP क्या है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वाज प्रपोज in 1973 to ensure a reliable end-to-end and error-free transmission control. उसके बाद है ट्रांसमिशन कंट्रोल, इट वाज लेटर स्प्लिट इनटू TCP एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारा कुछ आपने रीड कर लेना है, सारा हम पीछे पढ़ के आए हैं CS601 में, 610 में। इसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। उसके बाद है जी 1981 में TCP इज़ इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल था, ये 1981 से ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड होना शुरू हो गया। उसके बाद ये आगे उसकी लेयर्स हैं कुछ, ये आप लोगों ने देखनी है। लेयर्स हैं 5 लेयर हैं TCP/IP प्रोटोकॉल की। ये हमने CS601 में पढ़ा था। TCP की 5 लेयर थी और OSI मॉडल की 7 लेयर थी। एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। हम इनको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और 5 वाली है एप्लीकेशन लेयर। अब आगे हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर समझ ले कि ये उस चीज़ की जिम्मेदार होती है कि जो फिजिकल ट्रांसमिशन है ना, 2 डिवाइसेस का आपस के दरमियान, यानी कि 2 सिस्टम जो आपस में करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, उनकी जिम्मेदार होती है ये वाली फिजिकल लेयर। डील विद ट्रांसमिशन ऑफ बिट इनटू सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल ओवर द लिंक। उसके बाद आ गया हमारे पास डाटा लिंक लेयर। ये आइडेंटिफाई करती है नेटवर्क प्रोटोकॉल की टाइप को। उसके बाद नेटवर्क लेयर आ गया। नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट है, और ये पैकेट, इसके अंदर पैकेट होते हैं जो डाटा ग्राम कहलाते हैं। मैं आपको सिर्फ इसकी जो है ना डेफिनेशन जनरल आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी आपने सारा ये रीड करना है, सारा कुछ ईजी है, छोटा छोटा है ये वाला। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है। होस्ट के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं हमारे, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो मेन प्रोटोकॉल है वो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होते हैं। उसके बाद इनकी डेफिनेशन है, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद मैसेज की टाइप, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP मैसेज जो है ये सेगमेंट होता है, और जो UDP है वो डाटाग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है आपके लिए। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर है हमारे पास कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम रनिंग ऑन द 2 होस्ट एंड एक्सचेंज मैसेजिंग। जो 2 होस्ट आपस में एक दूसरे के साथ मैसेज भेज रहे हैं, एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आएगी। उसके बाद है एप्लीकेशन यूज़ दिस प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, HTTP, FTP, SMTP। ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जो SMPT सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। उसके बाद लेक्चर 17 है। इसके अंदर हमारे पास है IPv4 आइडेंटिफायर, IP एड्रेसिंग, आइडेंटिफायर यूज इन नेटवर्क लेयर, TCP/IP सूट एड्रेस ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, रिसीवर एंड सेंडर डिवाइस। IPv4 is a 32-bit universal unique address
और जो IPv6 है ये 128 बिट है। ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि IPv4 32 बिट, IPv6 जो 128 बिट। उसके बाद इसके अंदर टोटल जो एड्रेसेस है वो 2^32, इसके अंदर 2^38 128। उसके बाद है जी, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके बाद है IP एड्रेस इज यूजली रिप्रेजेंट बाय डॉटेड डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल IP एड्रेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 193.63.82.10, ठीक है। उसके बाद है IP एड्रेस, द IP एड्रेस आर एलोकेटेड बाय द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। ICANN स्टैंड फॉर, आप लोगों ने याद रखना है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नंबर एंड name and numbers to ISPs and large organization. Smaller organization can get IP address from ISPs. ISPs stand for Internet Services Provider. उसके बाद इसके अंदर IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ प्रीफिक्स पार्ट। जो हमारा प्रीफिक्स पार्ट होता है वो है नेटवर्क ID, एंड पोस्टफिक्स पार्ट है जो हमारे पास वो है होस्ट ID और सबनेट। उसके बाद क्लासिफिकेशन है इसकी IPv4 एड्रेस की। इसकी 4 से 5 क्लासिफिकेशन बनाई हुई है उन्होंने। क्लास ए के अंदर 8 बिट होंगे हमारे पास नेटवर्क ID के। उसके बाद टोटल नेटवर्क 2^7, और इसके अंदर जो नंबर स्टार्ट होगा वो 0 से होगा बाइनरी में, और फर्स्ट बाइट होगा इसका 0 से 127। इसी तरह जो क्लास B होगी वो डबल हो जाएगी पहले से। पहले में देखें 8 बिट थे, इसमें 16 बिट हो गया। पहले में 2^7 था, ये 2^14 हो गया। पहले में यहाँ पे नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था बाइनरी का, अब यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है। और पहला 127 पे एंड हो रहा था, ये 128 से 191 तक जा रहा है। उसके बाद C वाली क्लास है, उसके अंदर भी वो देखें 1 गुना और ज़्यादा हो गया पहले से जितना था। पहले 8 था, फिर 16 हुआ, फिर 24 हो गया। फिर ये 2^7 था, 14 था, 21 हो गया। और ये 0 था, फिर 10 था, 110 हो गया। और नंबर पिछला 191 पे ख़त्म हुआ, ये 192 से 223 तक आ गया। उसके बाद क्लास D है, यूज़ फॉर मल्टीकास्टिंग, नो प्रीफिक्स और नेटवर्क ID। इसके अंदर कोई भी प्रीफिक्स या नेटवर्क ID नहीं होती। और इसकी जो फर्स्ट बाइट है वो 224 से 239 तक है। और क्लास E है, ये यूज़ होती है फॉर रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व की हुई है उन्होंने। उसके अंदर जो बाइट है वो 240 से 255 तक। उसके बाद है ये कि उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे एड्रेस मास्किंग का, और उसका सोल्यूशन भी बताया हुआ है, ये आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू ऑटोमेटिकली असाइंड IP एड्रेस फ्रॉम एन एक्वायर्ड ब्लॉक ऑफ IP एड्रेस। यानी कि ये जो IP एड्रेस है उनको असाइन करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद है, ये सारा आपने रीड करना है, इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ बताने वाली है, NAT स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ही है। उसके बाद बाकी सारा आपने रीड कर लेना है। IP एड्रेस आ गया, इसकी मैपिंग किस तरह से, द मैपिंग ऑफ इनकमिंग इंटरनेट पैकेट इज डन थ्रू NAT केबल विच कंटेन द सोर्स डिवाइस लोकल एड्रेस पोर्ट नंबर ऑफ द प्रोग्राम अलोंग विद कोरिस्पोंडिंग IP एड्रेस ऑफ इंटरनेट डिवाइस। ये सारा आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके बाद आ गया हमारे पास ARP, एनी टाइम अ होस्ट और राउटर नीड टू फाइंड द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ another host or router in its network, it broadcasts an address resolution protocol. ARP stand for address resolution protocol. Request packet with the destination IP address and its own IP and link level. उसके बाद है ये इसके जो कुछ यूजेस हैं ये आपने रीड करने हैं। As compared to IPv4, the next generation IP protocol IP6, some important change: no more NAT network address translation, no more private address collision। उसके बाद इसके अंदर जो है सिंप्लीफाइड राउटिंग होगी, ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये सारा कुछ आपने देखना है। उसके बाद देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ IPv6 एड्रेसेस: यूनिकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट है फॉर अ सिंगल कनेक्शन, मल्टीकास्ट फॉर अ सेट ऑफ इंटरफेरेंस, वन मैसेज ट्रांसमिशन टू ऑल। यानी कि डिवाइस ए है फर्ज करें हमारे पास, बाकी हमारे पास A B है, C है, D है, ये A पड़ी थी, इसने मैसेज भेजा, सबको मैसेज आएगा इसका, ठीक है, वो इसको भी आएगा, इसको भी आएगा और एंड वाले को भी जाएगा। ये हमारी होगी मल्टीकास्ट। उसके बाद IPv6 की जो लास्ट वाली है वो है एनीकास्ट एड्रेस फॉर अ ग्रुप ऑफ इंटरफेस
वन मैसेज ट्रांसमिटेड टू अ सिंगल इंटरफेस, यानी कि एक मैसेज भेजा और वो एक को ही जाएगा, एक ग्रुप ने भेजा दूसरे ग्रुप को वो जाएगा, ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का हमारा वीक 1 आज का। तो वीक 1 हमारा कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 18 तक, लेक्चर 1 से 18 तक आज की वीडियो में हमने की है। तो जो वीक 2 होगा ये हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।